नमस्कार। इस वीडियो में हम बीए पार्ट द्वितीय के पॉलिटिकल साइंस के द्वितीय भाग में जो भारतीय संविधान की विशेषताएं हैं उनके बारे में संक्षिप्त में एक चर्चा करेंगे कि कौन कौन से साइलेंट फीचर्स हैं जो भारतीय संविधान में निहित हैं। तो उन विशेषताओं पर हम बिंदुवार चर्चा करेंगे, जिसमें भारतीय संविधान के बारे में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का कहना था कि भारतीय संविधान व्यवहारिक है, इसमें परिवर्तन की क्षमता है तथा इसमें शांतिकाल व युद्धकाल में देश में एकता बनाए रखने की सामर्थ्य है। अब इसकी जो विशेषताएं हैं उनको हम बिंदुवार बता सकते हैं कि सबसे पहले एक विस्तृत विशाल संविधान है। भारत का जो मूल संविधान है उसमें 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां थी। अब कई संशोधनों के बाद जो जितने भी संविधान संशोधन हुए हैं वो अब 395 अनुच्छेद है और 12 अनुसूचियाँ हैं। यानी अनुच्छेद के बारे में बीच बीच में प्रतियोगिता परीक्षाओं में जो सवाल पूछा जाता है अब कितने अनुच्छेद हैं, अभी भी संविधान में 395 ही अनुच्छेद हैं। उनमें जो नए परंतु जुड़े हैं या संविधान संशोधन से जो धाराएं जुड़ी हैं वो मूल संविधान का भाग नहीं है, वो संविधान संशोधन का भाग है तो वो संविधान का ही भाग, लेकिन जब सामान्य क्वेश्चन आता है उसमें 395 अनुच्छेद ही कंसीडर की जाती है। चूँकि संविधान बना था 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में, तो इसमें के समय काल से ही ये अनुमान लगाया जा सकता है कि इतना बड़ा संविधान बनाने में इतना समय लगता है। विश्व के अन्य संविधानों को हम देखेंगे तो कनाडा में 147, अमेरिका में केवल 7 अनुच्छेद हैं, ऑस्ट्रेलिया में 128 हैं, बाकी दक्षिण अफ्रीका में 153 और स्विट्जरलैंड का जो संविधान है उसमें 123 अनुच्छेद हैं। संविधान इतना विस्तृत और व्यापक क्यों बना, इसके पीछे बात यह है कि यहाँ पर संघ और राज्य दोनों के लिए अलग अलग प्रकार के जो प्रावधान हैं उनका विस्तृत विवेचन किया गया है। साथ ही मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य ऐसी चीज़ें संविधान के आकार को वृहद रूप देती है, जो इस मायने में अर्थ है कि किसी भी जो विवाद है या संवैधानिक प्रश्न है उस पर इतनी आसानी से विवादों को हल किया जा सकता है, क्योंकि वहाँ पर प्रत्येक धारा स्पष्ट है और उसके बारे में लिखा गया है। साथ ही दूसरी जो मूल बात है इसी से जुड़ी हुई वह है प्रस्तावना। प्रत्येक संविधान की एक प्रस्तावना होती है। पिछले जो वीडियो है उसमें हमने प्रस्तावना के बारे में विस्तृत विवेचन किया था और उसमें 42वें संविधान संशोधन में जो नए शब्द जोड़े गए उनके बारे में बताया। अगली जो विशेषता है वह सार्वभौमिक शक्ति है, संप्रभुता है, वो जनता में निहित है। संविधान का जो पहला शब्द है हम भारत के लोग, क्योंकि संविधान सभा जनता की अप्रत्यक्ष रूप से प्रतिनिधि सभा थी, तो उससे ही ध्वनित होता है या उससे ही पता चलता है कि भारत की जो संविधान की जो संप्रभु शक्ति है वो अंतिम रूप से जनता में निहित है। एक साइलेंट फीचर आता है निर्मित और लिखित संविधान। 2 प्रकार के संविधान होते हैं, एक लिखित एक अलिखित। अलिखित संविधानों का जो इतिहास है वो मैं उदाहरण देखने को मिलता है वो ब्रिटेन सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है, वहाँ कोई लिखित संविधान नहीं है जो रीति रिवाज परंपरा और अभिसंधान से चलता है। लेकिन भारत का जो संविधान है वो लिखित है, तो इसीलिए इसका जो स्वरूप है वो लिखित होने के साथ चूँकि ये बनाया गया है तो निर्मित है। एक संविधान सभा ने एक विशिष्ट समय में इसको बनाया है।
तो देश के एकीकरण के समय जो बहुत सारी समस्याएं थी, भाषा की, धर्म की, क्षेत्र की, आदि आदि समस्याओं को भविष्य में पैदा नहीं हो या उनके संबंध में कोई विस्तृत ऐसा गृहयुद्ध जैसी स्थिति नहीं आ जाए, इसके लिए संविधान में विशिष्ट प्रावधान है वो लिख दिए गए हैं, जिनसे ऐसी गुंजाइश संविधान निर्माताओं ने नहीं छोड़ी है जिससे कि विवाद पैदा हो। अगला साइलेंट फीचर है संप्रभुता संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य। भारत का जो संविधान है, संविधान सभा ने बनाया है। यद्यपि संविधान सभा निर्मित होने के समय भारत गुलाम था, लेकिन वो बाद में भी निर्मित होता रहा। संविधान सभा स्वतंत्र प्राप्ति के बाद भी एक्टिव रही और उसका संविधान ही सर्वस्वीकृत हुआ। साथ ही ये लोकतांत्रिक गणराज्य शासन की जो प्रणाली हम देखते आ रहे थे या प्रचलित थी, राजतंत्र से निकलकर लोकतंत्र में हमने प्रवेश किया। संसदीय लोकतंत्र का स्वरूप हमने अपनाया, जिसमें संघात्मक शासन व्यवस्था का स्वरूप हमने अडॉप्ट किया। और ये भारत एक गणराज्य के रूप में स्वीकार किया गया। गणराज्य का मतलब होता है जिस देश का संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित है। तो भारत में राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। ये पद वंश परंपरा के आधार पर नहीं है, ये निर्वाचित पद है, इसीलिए भारत को गणराज्य कहा गया है। संसदीय शासन व्यवस्था, भारतीय संविधान है वो जो सरकार का जो शासन का जो रूप है, उसमें कार्यपालिका व्यवस्थापिका के संबंध में जो शासन का स्वरूप है वो या तो संसदात्मक होता है या अध्यक्षात्मक, इन दोनों के संबंध के आधार पर। तो यहाँ पर संसदात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया है, जिसमें कार्यपालिका व्यवस्थापिका में घनिष्ठ संबंध होता है। कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। वह अपना कार्य सुचारू रूप से तभी तक कर सकती है जब तक विधायिका में सरकार का या कार्यपालिका का विश्वास है। अविश्वास की स्थिति में सरकार को त्याग पत्र देना पड़ता है या उसे पद से हटाना पड़ता है। तो इसे अपनाने का जो कारण था वो ब्रिटेन के अधीन हमने संसदात्मक जो प्रणाली है, प्रक्रिया है, उनसे भारतीय जो नेतृत्व है प्रशिक्षित हो चुका था, अनुभव हो चुका था, उसका लाभ हमें मिला। इसी प्रकार से एकल संविधान है, संपूर्ण देश के लिए एक ही संविधान अपनाया गया है। संघात्मक राज्यों में राज्यों का अलग संविधान होता है और केंद्र का अलग संविधान होता है, लेकिन भारत में एक ही संविधान विविधता में एकता बनाए रखने के लिए या सुदृढ़ केंद्र की स्थापना के लिए संघात्मक व्यवस्था में एकात्मक संविधान की व्यवस्था की गई है, जो भारत के संविधान के स्वरूप को संघात्मक से एकात्मक बनाता है। इसीलिए भारत का जो पहला अनुच्छेद है संविधान का, इंडिया दैट इज यूनियन ऑफ स्टेट, भारत इंडिया दैट इज भारत इज यूनियन ऑफ स्टेट, राज्यों का संघ है। अमेरिका की तरफ संघ कॉन्फेडरेशन नहीं है या स्विट्जरलैंड की तरह ढीला ढाला कॉन्फेडरेशन नहीं है, बल्कि मजबूत है, एकीकृत संघ है और दोनों में शक्तियों का स्पष्ट रूप से विभाजन है, लेकिन संविधान एक है और उसकी व्याख्या के लिए न्यायपालिका को स्वतंत्र रखा गया है। साथ ही संविधान में मौलिक अधिकार और जो मूल कर्तव्य है वो सम्मिलित किया गया है। एक सफल लोकतंत्र और उसमें व्यक्ति की जो व्यक्तित्व है उसके लिए ज़रूरी है कि संविधान में कुछ मूल अधिकारों की गारंटी दी जाए। तो भारतीय संविधान है वो प्रारंभ में 6, वो 7 और बाद में संपत्ति का मूल अधिकार हटा दिया गया। इस प्रकार से 6 मूल अधिकारों की व्यवस्था संविधान में की गई है, जो अनुच्छेद 12 से 35 तक उनका वर्णन है। साथ ही मूल कर्तव्यों की व्यवस्था, अधिकारों के संसार में अधिकारों का जो संसार है वो कर्तव्यों के बिना संभव नहीं है, ने से कहा था। तो कर्तव्यों के संसार में ही अधिकार संभव है, इसीलिए संविधान में नागरिकों के अधिकारों के साथ कर्तव्य भी जो बतलाए गए हैं, लेकिन ये बाध्ययोग, जबकि मूल अधिकार बाध्ययोग है, उन्हें न्यायालय में पालन करने के लिए
कि कोई भी व्यक्ति जा सकता है। 42वें संविधान संशोधन में चूँकि मूल कर्तव्य चतुर्थ अध्याय में जोड़े गए थे, इसलिए भारत की जो गौरवशाली परंपरा है, बंधुत्व की भावना है, देश की रक्षा है, आदि आदि जो मूल कर्तव्य है वो रशियन संविधान से हमने प्रभावित होकर लिए थे। राज्य के नीति निर्देशकता, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना के लिए राज्य भविष्य में कौन कौन सी पॉलिसी अडॉप्ट करेगा, उसके भविष्यगामी लक्ष्य कौन से हैं, जिन्हें अपनी पॉलिसी निर्माण या पॉलिसी लागू करने में कौन कौन से नियमों का पालन या आदर्शों को लागू करने का प्रयास करेगा, ये हमारे नीति निश्चित तत्वों में भली भांति वर्णित है। इनकी क्रियान्विति के लिए सरकार बद्ध नहीं है, ये बाध्य योग नहीं है, लेकिन ये सरकार को एक तरह से गाइडलाइन है। कोई भी कानून निर्माण करते समय सरकार इनका ध्यान रखेगी। ये सरकार के सामने उच्च आदर्श है जिनके लिए, जिससे सकारात्मक और सृजनात्मक जो निर्देश हैं उनसे सामाजिक समरसता का वातावरण पैदा किया जा सके और भारतीय जनता की आकांक्षाओं को एक न्यूनतम स्तर पर पूरा किया जा सके। इसके लिए निर्देशक तत्वों का 36 से 51 तक वर्णन है अनुच्छेदों में, विभिन्न अनुच्छेदों में। तो इस प्रकार से भारत में वास्तविक जनकल्याणकारी और सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना के लिए निर्देशक तत्वों को स्थान दिया गया है। समाजवादी राज्य, ये भी एक साइलेंट फीचर है। 42वें संविधान संशोधन 1976 में इंदिरा गांधी सरकार ने ये इस शब्द को प्रस्तावना में बाकायदा सम्मिलित कराया था कि भारत में जो समाजवाद है वो आरोपित न हो, बल्कि एक ऐसा ढांचा जिसको आपसी सहमति से धीरे धीरे लाया जाए, यानी लोकतांत्रिक समाजवाद का रास्ता है वो अपनाया गया और देश के नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की स्थापना के लिए उसका जो आदर्श है, उसका राज्य का स्वरूप है, वो लोक कल्याणकारी के साथ साथ समाजवाद की जो समानता की जो धर्म भूमि है या समानता का जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करने का प्रयास किया जाए। ये विशेषता 42वें संविधान संशोधन से जोड़ी गई। इसी प्रकार से पंथनिरपेक्ष राज्य है भारत, ये भी एक साइलेंट फीचर है। 42वें संविधान संशोधन से ये जोड़ा गया था, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में इसके बारे में विस्तृत रूप से बताया है। एक साइलेंट फीचर विशिष्ट संघीय व्यवस्था, यानी भारत को जैसे संघात्मक शासन की विशेषताएं हैं, दोहरा संविधान, अधिक शक्तियों का स्पष्ट विभाजन, स्वतंत्र न्यायपालिका, द्वितीय सदन का राज्यसभा के रूप में होना, आदि आदि जो विशेषताएं हैं वो भारत के संविधान में है। लेकिन कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो एकात्मक शासन व्यवस्था की है। लेकिन हमने पिछले वीडियो में सहमति समायोजन के सिद्धांत में बताया कि भारतीय संविधान सभा ने ऐसी विशेषताओं को सम्मिलित किया है जिससे कि राज्य की एकता और अखंडता बनी रहे, सुदृढ़ता बनी रहे, साथ में राज्यों का सहयोग भी आपस में और या केंद्र राज्य का जो समन्वय है वो बना रहे। तो एकात्मक विशेषताएं इसमें डाली है जिससे कि देश की अखंडता को, एकता को किसी प्रकार का खतरा पैदा नहीं हो, साथ ही राज्यों की स्वायत्ता बनी रहे। तो संघात्मक शासन व्यवस्था की विशेषताएं भी इसमें है, जैसे कठोर लिखित संविधान, शक्तियों का बंटवारा आदि। साथ ही यहाँ एकात्मक शासन व्यवस्था की विशेषताएं संविधान में है। इकहरी नागरिकता, इकहरा संविधान, अखिल भारतीय सेवाएं, आपातकाल के जो प्रावधान है उनसे देश का स्वरूप एकात्मक हो जाना, एक केंद्रीय सेवाओं का जो प्रावधान है, 365 अनुच्छेद में केंद्र की राज्यों को निर्देश देने की शक्ति है, आदि आदि ये प्रावधान है। ये भारत को एक विशिष्ट प्रकार की संघात्मक शासन व्यवस्था के रूप में बतला। साथ ही कठोरता, लचीले का प्रावधान है। मतलब संविधान कैसा है, कठोर भी है और लचीला भी है। कठोर का मतलब है संविधान संशोधन की प्रक्रिया। संविधान में 3 प्रकार के संशोधन हैं, उनको रखा गया है जिससे कि संसद साधारण बहुमत से कुछ विषयों में संशोधन कर सकती है। दूसरे में संसद विशेष बहुमत से कोई प्रस्ताव पारित कर सकती है, 2/3 बहुमत से। और कुछ विषय ऐसे हैं जिन पर संसद के 2/3 बहुमत यानी विशेष बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों की विधानसभाओं से उनका अनुसमर्थन भी आवश्यक हो। इस प्रकार से
भारत का संविधान है कुछ बातों में इतना कठोर है कि 2/3 बहुमत प्लस राज्यों की विधानसभा है उसके समर्थन में हो, लेकिन लचीलापन ये है कि अन्य संघात्मक शासन व्यवस्थाओं में राज्यों का नाम है, सीमाओं में परिवर्तन है, आदि आदि राज्यों की सहमति के बिना नहीं हो सकता, लेकिन भारत में आसानी से हो सकता है। इसलिए इसको लचीला भी कहा गया है कि कुछ विषयों में संविधान संशोधन एक नाम मात्र का एक फॉर्मेलिटी है, लेकिन कठोर संघात्मक जो ढांचे हैं उनमें ये संभव नहीं है। इसलिए भारत का संविधान लचीला है। स्वतंत्र न्यायपालिका शासन के अंगों में संतुलन बनाए रखने के लिए, लोकतंत्र को स्पष्ट रूप से जीवित रखने के लिए या शासन के अंगों को मर्यादाओं में रखने के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका का होना जरूरी है। इसलिए न्यायपालिका के लिए विभिन्न प्रकार के प्रावधान ऐसे किए गए हैं जिनसे न्यायाधीशों की स्वतंत्रता और निर्णय में उनकी किसी प्रकार की बाधा नहीं हो। इसके लिए न्यायाधीशों के वेतन, भत्ते आदि संचित निधि पर भरित किए गए जिन पर कोई मतदान नहीं होता। साथ ही न्यायपालिका को जुडिशल रिव्यू की शक्ति से अवहित किया गया है, जिसमें न्यायपालिका, कार्यपालिका व्यवस्था प्रकार जैसे कार्य, आदेश और निर्देशों को अवैध घोषित कर सकती है जो संविधान की किन्हीं प्रावधानों के खिलाफ है। उनको उस सीमा तक अवैध घोषित कर सकती है जहाँ तक वो संविधान का उल्लंघन करते हैं। इस प्रकार से भारत के संविधान में न्यायपालिका है वो स्वतंत्र है। साथ ही संसदीय संप्रभुता और न्यायिक पुनरावलोकन के सिद्धांतों में समन्वय भारतीय संविधान में हमें दिखाई देता है। एक और ब्रिटेन की संसद है जिसके बारे में कहा जाता है कि वो कुछ भी कर सकती है। एक विद्वान डीलोमे ने कहा है कि संसद स्त्री को पुरुष नहीं बना सकती, पुरुष को स्त्री नहीं बना सकती, इसके अलावा वो कुछ भी कर सकती है। लेकिन दूसरी ओर अमेरिका की न्याय व्यवस्था है कि अमेरिकी संविधान वही है जो न्यायाधीश कहते हैं। तो भारत ने दोनों इन नीतियों को, एक तरफ संसदीय संप्रभुता, दूसरी तरफ न्यायपालिका की सर्वोच्चता, दोनों के बीच में समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया गया है। न्यायपालिका वहीं हस्तक्षेप करती है जहां संविधान के प्रावधानों के विपरीत संसद या कार्यपालिका कोई काम करे, अन्यथा न्यायपालिका, इसीलिए विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को आधार बनाकर न्यायपालिका ने काम किया है। विधि की जो स्थापित प्रक्रिया उसके आधार पर ही न्यायालय डिसीजन देते हैं और उसके पैमाने पर यदि कार्यपालिका व्यवस्था प्रकार के कोई कार्य अधिकार या निर्देश ठहरते नहीं तो उन्हें अवैध घोषित कर देते हैं। भारतीय संविधान में विशेष प्रावधानों के तहत अल्पसंख्यकों और पिछड़े वर्गों को सुरक्षा है। विभिन्न अनुसूचियों में है। पिछड़े वर्ग वो है जो हाशिए से छूट गए हैं, समाज की मुख्य धारा में नहीं है, उनको विशेषकर संविधान संरक्षण देता है। चौथी 5वीं अनुसूचियाँ हैं, उनके तहत राज्यपालों को, राष्ट्रपतियों को विभिन्न प्रकार के आयोग और विभिन्न प्रकार की निधियाँ हैं वो कार्याधिकार से संपन्न करती है। साथ ही उन्हें राजनीतिक आरक्षण का प्रावधान भी किया गया है जो पहले टेम्परेरी था, बाद में आने वाली सरकारों से 10-10 साल के लिए बढ़ाती रही हैं जो आज तक विद्यमान है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि कुछ साइलेंट फीचर्स हैं जो भारतीय संविधान के हमें सामने दिखाई देते हैं। एकात्मक प्रावधानों में एक राजभाषा भी है, यहाँ पर अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी राजभाषा है, राजकाज की भाषा है। संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से लेकर और 351 तक राजभाषा के संबंध में विभिन्न प्रकार के प्रावधान हैं। 8वीं अनुसूचियों में देश की विभिन्न भाषाओं को राजभाषा का दर्जा दिया गया है जो आजकल 8 है। 22 जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं उनको इसमें समाहित किया गया है। इसी प्रकार से आपातकालीन उपबंध है अनुच्छेद 352, 356 और 360। 352 में राष्ट्रीय आपातकाल, युद्ध, बाहरी आक्रमण या आंतरिक सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं या राष्ट्रीय आपात लगा सकते हैं। दूसरा राष्ट्रपति शासन है, इसमें
56 के तहत राज्यपाल की अनुशंसा पर या किन्हीं यदि केंद्र सरकार सहमत हो जाए या उसको ये लगे कि राज्य के संवैधानिक शासन है, संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चलाया जाएगा, तो 356 के तहत राष्ट्रपति शासन किया जा सकता है। वित्तीय स्थिति को खतरा हो या उसकी भारत की जो मुद्रा है या साख है उसको किसी प्रकार का खतरा या आशंका हो तो वित्तीय आपातकाल को भी लागू किया जा सकता है। इसी प्रकार से शांतिपूर्ण और सह अस्तित्व और भ्रातृत्व का लक्ष्य जो अनुच्छेद 51 में है, हमने जो वसुधैव कुटुंबकम की भावना है उसको हमारे संविधान में स्पष्ट रूप से स्थान दिया गया है। पंचशील के सिद्धांत ऐसा लगनता या गुटनिरपेक्षता की नीति है, उसी का परिणाम है। साथ ही सामाजिक समरसता का सिद्धांत भारतीय संविधान में अपनाया गया है, जिससे कि जो संविधान निर्माता है उनका उद्देश्य था एक समतावादी, समरसतापूर्ण, सहिष्णुतापूर्ण समाज बने, जिससे देश जो विकास के जो नए आयाम हैं उनको लगातार छुए। समाज का कोई भी वर्ग, कोई भी सेक्शन इस विकास से छूटे नहीं, इसके लिए यथासंभव प्रावधान करने का प्रयास अपनी दूरदर्शिता और कल्पना और तर्क के सारे उन्होंने करने का यथार्थताओं से जूझकर उन्होंने ये काम भली भांति सरलता से समतावादी समाज की स्थापना का स्वप्न जो देखा था, उसके लिए ये प्रयास भारतीय संविधान के तहत किया है। इस प्रकार से हमारे जो संविधान है उसमें जो विशिष्टता है, जो साइलेंट फीचर है, वो बहुत सारे हैं, अन्य भी गिनाए जा सकते हैं। ये कुछ मुख्य विशेषता हैं जो भारतीय संविधान के बारे में कही जाती हैं, बताई जाती हैं। ये कुछ विशिष्टताएं हैं जो भारत की अपनी हैं, या कुछ आलोचक उसको कहते हैं कि भारत का जो संविधान है वो उधार का संविधान है, 1935 के जो अधिनियम है, शासन अधिनियम, उसकी नकल है। ऐसा नहीं है। उस अनुभव का लाभ अवश्य लिया है और उन विशिष्टताओं को जरूर भारतीय परिस्थितियों के अनुसार डाला है जो हमारे संविधान और देश के हित के लिए सर्वोत्कृष्ट हो। इस प्रकार भारतीय संविधान है लगातार अपने स्वतंत्रता से अब लेकर अब तक लगातार कार्य रूप में है और उसके तहत आने वाली जो सरकारें हैं, पीढ़ियाँ संचालित हो रही है। समय समय पर इस पर पुनर्विचार की मांग उठती है और 2002 में संविधान में समीक्षा आयोग भी बनाया था। उसके विभिन्न प्रावधान या सुझाव थे जिनको यथासंभव सिफारिशें आगे आने वाली सरकारें मानेंगी, कितना मानेंगी, ये और इस प्रकार से हमारा संविधान है एक गतिशील, सजीव और जीवंत संविधान।